7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। आज से 1 साल तक देश भर में चलेंगे कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे स्मरण उत्सव का शुभारंभ। पीएम मोदी आज बिहार के औरंगाबाद और भभुआ में करेंगे विशाल जनसभा। एनडीए के अन्य नेता में प्रचार में जुटे। महागठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार। कल की वार्ता विफल होने के बाद उग्र हुए कर्नाटक के किसान। पूरे राज्य में आंदोलन की धमकी। आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया करेंगे किसान नेताओं से बातचीत। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अच्छी चल रही है बातचीत। पीएम मोदी को बताया दोस्त। कहा कि जल्द करेंगे भारत यात्रा। और शतरंज विश्व कप के तीसरे दौर में पहुंचे भारत के विदित गुजराती। अर्जेंटीना के फॉस्टिनो ओरो को दी मात। प्रणव और प्रणेश की भी अगले दौर में एंट्री। समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। और इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं। देश वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष होने के का जश्न मना रहा है। और इस मौके पर डीडी न्यूज भी आपके लिए ला रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। आज से 150 साल पहले महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्रप्रेमी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति के प्राण भी फूंके। वंदे मातरम की रचना ब्रिटिश सत्ता के विरोध और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक ऐसी कहानी है जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को नए आयाम दिए। इस गीत की रचना की पृष्ठभूमि 1870 के दशक में बंगाल के भीषण अकाल, अंग्रेजी कुशासन और जमींदारों के शोषण से मर रही जनता को जागृत करने के लिए उठे सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक भाग है। दरअसल गुलामी के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाया जाएगा। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जाने वाले इस औपनिवेशिक गीत को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। दरअसल उस समय भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना काफी प्रबल हो रही थी।
ऐसे में वंदे मातरम गीत ने मां भारती को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की एकता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करते हुए उसे एक काव्यात्मक स्वरूप दिया। जल्द ही ये गीत राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और अमरता का प्रतीक बन गया और आज भी यह गीत भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी सभी इसका उद्घोष करते थे और समय के साथ संस्कृत के दो शब्द वंदे और मातरम ने पूरे भारत और भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम को हर कांग्रेस अधिवेशन में गाते थे। एक बार तो मोहम्मद अली जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मोहम्मद अली की बातों को नकारते हुए इसे गाया। और जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाकर आजादी का स्वागत किया। आजादी का प्रतीक और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की निशानी इस राष्ट्रीय गीत का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्रख्यात लेखक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में अनुवाद किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कन्नड़ भाषा में वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी है। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ न होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 9:30 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा। साल भर इस कलातीत रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे और इस राष्ट्रीय गीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और सदा ही राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का अलग जगाता रहा है। समारोह में मुख्य कार्यक्रम के साथ ही समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर सुबह लगभग 9:50 पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन होगा। और आपको बता दें कि इस साल वंदे मातरम गीत की रचना के 150 साल पूरे हो रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अक्षय नवमी के पावन अवसर पर 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के एक अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था। मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक बताते हुए इस गीत ने भारत की एकता और आत्म गौरव की जागृत भावना को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी। यह गीत जल्द ही राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक चिरस्थायी प्रतीक बन गया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार आज भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 स्थानों पर चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1:30 बजे के बाद औरंगाबाद में जनसभा करेंगे और जिले की गो, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, रफीगंज और औरंगाबाद विधानसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे और इसके बाद लगभग 3:30 बजे भभुआ में उनकी जनसभा होगी। तो वहीं पीएम मोदी कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इसी क्रम में भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में कई रैलियां करने वाले हैं और साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह जमुई, झाझा और चकाई में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं से वोट देने की अपील करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे उनका कार्यक्रम भागलपुर जिले के पीर
पैती, करहगांव और बिहपुर और गोपालपुर में है, जहां वो एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और शाम को अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां वो रोड शो भी करेंगे। अमित शाह के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री आज पटना स्थित भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बेलगावी जिले में किसानों का विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुका है। मूडलागी के पास गुरुलापुर क्रॉस में हजारों की संख्या में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 3,500 रुपए प्रति टन तय किया जाए। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सिद्धरामैया सरकार उचित मूल्य तय नहीं करती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आज बेंगलुरु में किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं किसान संघ के राज्याध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो ये आंदोलन राज्यव्यापी रूप ले लेगा और राष्ट्रीय राजमार्गों को भी बंद किया जाएगा। तो वहीं कन्नड़ समर्थक संगठनों ने बेलगावी बंद का भी आह्वान किया है। बता दें कि इससे पहले कल राज्य के चीनी उद्योग मंत्री शिवानंद पाटिल ने गुरुलापुर जाकर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों से 2 दिन का समय मांगा और आश्वासन दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों से चर्चा कर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा। और अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि क्या किसानों का यह आंदोलन शांत होगा या और उग्र रूप लेगा। और यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और इन याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भूमि पर कब्जे की मांग की गई है। और इससे पहले 1 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उन अर्जियों को खारिज कर दिया था जिनमें हिंदू पक्ष के मुकदमों को स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने माना था कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे स्वीकार्य हैं। 1 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये मुकदमे लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 द्वारा वर्जित नहीं है। और ये पूरा विवाद मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर बने मंदिर को तोड़कर किया गया था और इस विवाद में मंदिर की जमीन पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिनमें दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी विकास और गतिशीलता संबंध विषय पर 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आज केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल इस शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और क्या खास होने वाला है इस सम्मेलन में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी परिवहन के विशेष कार्य अधिकारी जयदीप से। हमारे साथ जयदीप जी हैं। सर, किस तरह की ये कॉन्फ्रेंस होगी, किस तरह का सम्मेलन रहेगा? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है। ये हम लोग की 18वीं कॉन्फ्रेंस है।
इसके पहले जो है 17 इवेंट हो चुके हैं और ये काम हम लोग ने जो पॉलिसी हमारी 2006 की नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 है, उसके तहत हमें ये है कि हर साल हम अर्बन मोबिलिटी पे ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बार हमारा जो टॉपिक है वो अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस है। जो अर्बन डेवलपमेंट और जो मोबिलिटी, ये बहुत ही क्लोज लिंकेजेस हैं इसकी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हर शहर की अपने तरीके का डेवलपमेंट होता है और जो मोबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट वो अलग तरीके की होती है। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन में जो है कि पहला दिन जो 7 से हम 9 तारीख को करेंगे, तो पहले दिन जो है इनॉग्रल सेशन जो होगा वो हमारे माननीय जो आवासन एंड शहरी कार्य मंत्री जो हैं वो इसको चेयर करेंगे। उनके साथ जो होंगे हमारे रॉ इंद्रजीत सिंह साहब होंगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मॉस्पी के हैं, प्लानिंग के हैं और कल्चर के हैं, और इसके अलावा तोकन साहू जी होंगे जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में। कॉन्क्लेव सेशन पहले दिन हो गया। इसमें हमने 3 दिन में जो कॉन्फ्रेंस होगी इसमें 8 टेक्निकल सेशंस रखे हैं, 8 राउंड टेबल रखी हुई है। इसके अलावा 2 प्लेनरी सेशंस हैं जिसमें एक प्लेनरी सेशन जो है हमारा जो है मेयर का सेशन होगा। 8 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और इस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे, जिसके लिए स्पेशल सेशन हम रख रहे हैं। और 9 तारीख को वैलिडिक्टरी सेशन होगा जिसमें कि हमारे माननीय मंत्री ने हमें एग्री कर दिया है कि वो 9th को भी आएंगे। और वैलिडिक्टरी सेशन में जो शहरी यातायात के क्षेत्र में हमने डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उसमें हम लोग शहरों को लिखते हैं, वहाँ से एंट्री आती है, फिर हम उसका एक कमेटी उसका एवेलुएट करती है और उस नेशनल अवार्ड को हम वैलिडिक्टरी सेशन में हर साल हम उसको देते हैं। प्रदर्शनी में क्या खास रहेगा? जो हमारे अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, चाहे वो मेट्रो कंपनी बहुत सारी हमारी काम कर रही, जैसे NCRTC हो गई, DMRC हो गई, तो आपको डिफरेंट मॉडल्स दिखाई देंगे वहाँ पे, वो लगाते हैं। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं उसके लोग एग्जिबिटर्स आते हैं और वो अपनी प्रदर्शनी करते हैं। इस साल की थीम शहरी विकास और गतिशीलता का संबंध रखी गई है, जो इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार शहरी विकास रणनीतियाँ और परिवहन योजना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, गुरुग्राम। एक उच्च स्तरीय स्पेनिश व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का मुआयना किया। प्रतिनिधि मंडल के साथ NCRTC के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। दौरे की शुरुआत गाजियाबाद के दुहाई डिपो से हुई, जहां प्रतिनिधियों ने अत्याधुनिक रखरखाव सुविधाओं और संचालन प्रणाली का निरीक्षण किया और इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने नमो भारत ट्रेन से यात्रा की और विभिन्न स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाओं का अनुभव लिया। आनंद विहार स्टेशन पर उन्हें मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन से जुड़ी पहल के बारे में बताया गया, जिसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है। दौरे के अंत में प्रतिनिधि मंडल ने गति शक्ति भवन स्थित NCRTC मुख्यालय का दौरा किया, जहां प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने उनका स्वागत किया। स्पेनिश प्रतिनिधि मंडल ने NCRTC द्वारा भारत की पहली क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली में अपनाई जा रही नवाचारपूर्ण तकनीकों और स्थायी गतिशीलता के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों को क्रिकेट विश्व कप में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बधाई दी और देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी आदर्श बनने के लिए उनकी सराहना की। और इस अवसर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपति मुर्मू को टीम की जर्सी और टीम के गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित विश्व कप ट्रॉफी भेंट की। गौरतलब है कि भारतीय दल ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा है। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ट्रॉफी उठाकर देश को गौरवान्वित किया। आप सब सुपरस्टार है, एक स्टार है। युवा पीढ़ी खासकर लड़कियों आपसे प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। You have become role models. This means more responsibilities for you. आज आप सब पर्सनली और एज ए टीम शिखर पर है। शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन क्षमताओं के बल पर
आप सबने इतिहास लिखा है, उन्हें क्वालिटीज के बल पर आप भविष्य में भी इंडियन क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और साथ ही ट्रंप ने अगले साल भारत आने के संकेत भी दिए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और साथ ही ये भी कहा कि वह दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान व्यक्ति हैं, वे चाहते हैं कि मैं भारत जाऊं, जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। He's a friend of mine, and we speak, and he wants me to go there. We'll figure that out. I'll go. I had a great trip with Prime Minister Modi. He's a great man, and I'll be going. अपनी नाकामियों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। अगर मैं नाकाम नहीं होता तो इतना सब कुछ कैसे सीख पाता। इस विचार के समर्थक महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का आज जन्मदिन है। रमन प्रभाव देने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता और आविष्कारक सीवी रमन की रगों में विज्ञान दौड़ता था। भारत रत्न सीवी रमन मात्र एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि विज्ञान जगत के प्रकाश थे। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। बचपन से ही सीवी रमन बहुत प्रतिभाशाली थे। गणित व भौतिकी का माहौल इन्हें घर ने ही प्रदान किया था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर गणित के भौतिकी लेक्चरर थे। उन्हीं से सीवी रमन में विज्ञान के प्रति लगाव पैदा हुआ और यह लगाव अंतिम सांस तक कायम रहा। सीवी रमन ने समुद्र के नीले रंग पर शोध कार्य किया, जिसमें आसमान और समुद्र के अध्ययन में पता चला कि समुद्र भी सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, जिससे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इस खोज में सीवी रमन जिस नतीजे पर पहुंचे उसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसी शोध के लिए खोजी प्रवृत्ति के धनी सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके साथ ही चंद्रशेखर वेंकट रमन को फ्रैंकलिन मेडल, लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला। प्रकाश के व्यवहार पर आधारित शोध पत्र के आधार पर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। वहीं भारत सरकार ने 1954 में सीवी रमन को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा था। 1986 में भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। प्रतिभाशाली सीवी रमन ने 11 साल की आयु में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 13 साल में इंटर और 16 साल की आयु में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। विज्ञान सीवी रमन की रगों में दौड़ता था। यही कारण है कि उनका अधिकतर समय लैब में बीतने लगा। भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। मद्रास विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री के बाद कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में शोध कार्य शुरू किया और उसके बाद उन्होंने विज्ञान की दुनिया में अनेक खोज की। इतिहास गवाह है कि सीवी रमन के रमन प्रभाव ने वैश्विक स्तर पर इतना उम्दा प्रभाव छोड़ा कि वे हमेशा के लिए महान वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हो गए। चंद्रशेखर वेंकट रमन कहते थे कि हमेशा सही सवाल पूछो, फिर देखना प्रकृति अपने सभी रहस्यों के द्वार खोल देगी। सीवी रमन के जीवन से सीख हासिल कर रमन परंपरा को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगले कुछ वर्ष खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के तौर पर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काम हो ही रहा है और इसके साथ साथ मेजबानी से जुड़े तमाम बिंदुओं को भी मजबूती कैसे मिल पा रही है, इसके मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और इसी के साथ ही हमको अनुमति दें। देश में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाएं सामने हैं। दरअसल ओलंपिक के मंच पर खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव पर निर्भर करता है। ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू मेजबानी के मोर्चे पर इससे जुड़े तमाम बिंदुओं के सुगमता का है। यानी खेल आयोजन के माध्यम से हर उस बात का सरल होना जो एक बड़े आयोजन के समय देश के सामने होती है। मसलन यातायात के साधनों और ठहरने के संसाधनों की उपलब्धि और उन तक आम व्यक्ति की पहुंच को आसान बनाना।
इन्हीं बातों को लेकर दिल्ली में सुगम्यता अधिकार संगठन स्वयं के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इन तमाम पहलुओं को न केवल सामने रखा गया बल्कि इसमें बेहतरी लाने के कौन कौन से रास्ते हैं, इन पर भी एक राय बनाने का प्रयास हुआ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आती है जी ट्रांसपोर्ट में। देश हमारा बहुत बड़ा है और 70% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। गांव से टैलेंट को शहरों तक आना मुश्किल होता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स को जैसे रेलवेज, बसेस, प्राइवेट टैक्सीज अगर ये एक्सेसिबल होते हैं तो उससे बहुत सारा जनशक्ति, बहुत सारा टैलेंट हमको देश में अपना देश का नाम ऊंचा करने में हमारी मदद करेगा। इस दिशा में खिलाड़ियों ने भी अपने विचार साझा किए और मानसिक दृढ़ता के बल पर इसमें आगे बढ़ने की बात कही। स्पोर्ट्स तभी संभव है जब एक्सेसिबिलिटी है। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो, या पब्लिक बिल्डिंग्स या स्पेसेस जैसे स्टेडियम्स या मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो एक्सेसिबिलिटी तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं खेल की, तो एक खिलाड़ी सिर्फ सीधा स्टेडियम में नहीं बनेगा। उसको इतना हक मिलना चाहिए, इतना एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए कि वो जब बच्चा है, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन या नॉन डिसेबल्ड पर्सन, वो पार्क तक जा सके। इन बातों पर मजबूत होकर बड़ी विश्व प्रतियोगिताओं की मेजबानी के दावे को और भी सशक्त किया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जमीनी स्तर पर इसे अमल में लाया जाए, जो जाहिर तौर पर एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसे व्यापक रूप जरूर दिया जा सकता है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।